नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है लोकगीत। ये एक निबंध है जिसे लिखा है श्री भगवत शरण उपाध्याय जी ने। इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम प्रथम भाग में इस पाठ का वाचन करेंगे, इसे समझेंगे और दूसरे भाग में इसका प्रश्न अभ्यास का कार्य करेंगे। बच्चों, हम लोग विवाह के अवसर पर तीज, गणगौर, बच्चे के जन्म के समय, रात्रि जागरण, नवरात्र के दौरान एकत्रित महिलाओं को गीत गाते हुए सुनते हैं। ये गीत बिना किसी वाद्य यंत्र के भी गाए जाते हैं और ढोलक, मंजीरा, करताल आदि आम बाजों के साथ भी। इन्हें गाने का तरीका शास्त्रीय संगीत की गायकी से बहुत अलग होता है। इसी प्रकार के गीत सारंगी, एक तारे जैसे वाद्य यंत्रों के साथ गाते हुए लोग मेले आदि के अवसर पर भी देखने को मिल जाते हैं। इन गीतों में गांव की, देहात की और ऐसे क्षेत्रों में जीवन बिताने वाली जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का माधुर्य समाया होता है। होली आदि के अवसर पर आपने देखा होगा कि पुरुष झुंड बनाकर चंग बजाते हुए फागुन की मस्ती भरे गीतों में खो जाते हैं। वस्तुतः यही हमारा देशी संगीत है। अलग अलग राज्यों की विभिन्न जनजातियों और आदिवासियों द्वारा संजोई गई हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है, जिन्हें हम लोकगीत के नाम से जानते हैं। आइए पढ़ते हैं हमारा आज का अध्याय लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। बच्चों, लोकगीत की अपनी विशेषताएं हैं और शास्त्रीय संगीत की अपनी विशेषताएं हैं। शास्त्रीय संगीत को राज दरबारों से विशेष रूप से प्रश्रय मिला, परंतु लोकगीत ने घर, गांव और नगर की जनता के गीत के रूप में अपनी पहचान बनाई। शास्त्रीय संगीत में प्रतिदिन अभ्यास किए जाने की आवश्यकता है, परंतु लोकगीत में इस अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। इन लोकगीतों का गायन बिना किसी बाजे के भी होता है, तो साधारण वाद्य यंत्रों ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि के साथ भी होता है। गांव के लोग ही इनकी रचना करते हैं और विशेष रूप से इनकी रचना में स्त्रियों ने भी भाग लिया है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। बच्चों, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत की तुलना में लोकगीत का कोई महत्व नहीं था, पर जब लोग गांव की सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को जानने के लिए उत्सुक होने लगे, तो साहित्य और कला का क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ। बहुत से लोग
विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों को एकत्रित करने लगे और इनसे जुड़े अनेक संग्रह प्रकाशित भी करवाए। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासी का संगीत है। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। अनगिनत जातियों, जनजातियों और आदिवासियों की समृद्ध विविधता हमें देखने को मिलती है। इसलिए लोकगीतों के कई प्रकार देखने में आते हैं। लेखक आगे लिखते हैं, मध्य प्रदेश, दक्कन यानी दक्षिण भारत, छोटा नागपुर में गोंड खांड, औरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद्व लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। बच्चों, मध्य प्रदेश, दक्कन यानी दक्षिण भारत का हिस्सा, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में गोंड खांड, औरांव मुंडा, भील, संथाल आदि जनजातियां निवास करती हैं। इनके अपने रीति रिवाज हैं। इनका अपना दैनिक जीवन है जो कि किसी नियम में बंधा हुआ नहीं है और लंबे समय से ये लोग इसी प्रकार का जीवन बिना किसी आपसी विरोध के बिताते आ रहे हैं। इनके भी अपने गीत हैं, अपने नृत्य हैं। ये लोग बड़े दल बनाकर गाते हैं, नाचते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं तो निश्चय ही वातावरण को प्रसन्नता युक्त ध्वनि से भर देते हैं। लेखक लिखते हैं कि पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों के भी अपने अपने गीत हैं। भिन्न पहाड़ी क्षेत्र हैं तो उनके गीत भी भिन्न भिन्न हैं। वे शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में नहीं अपितु लोकगीत की श्रेणी में ही आते हैं। उत्तराखंड का क्षेत्र गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, कांगड़ा आदि के भी अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, पर सभी को पहाड़ी गीत के रूप में ही जाना जाता है। लेखक लिखते हैं कि वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। बच्चों, सच तो यह है कि लोकगीत का संबंध देश के गांवों और देहातों से ही है। चैता उत्तर प्रदेश का चैत्र मास में गाए जाने वाला एक प्रकार का लोकगीत है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति के आरंभ में रामा और अंत में हो रामा विशेष रूप से लगता है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु विशेषकर सावन के माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। बारहमासा पति के परदेश चले जाने पर उसके बिना जीवन को व्यर्थ बताते हुए दुखी स्त्री 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए
अपने दुख को व्यक्त करती है। उस दुख को व्यक्त करने वाला लोकगीत है बारहमासा। सावन ये वर्षा ऋतु का लोकगीत है। ये गीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली ये बंगाल के लोकगीत हैं। माहिया पंजाब में गाया जाने वाला लोकगीत है। हीर रांझा, सोनी महिवाल पंजाब की और ढोला मारू राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानियां हैं, जिन पर आधारित गीत इन क्षेत्रों में बहुत रुचि से गाए जाते हैं। बच्चों, लेखक ने लिखा कि इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। बच्चों, इन लोक गीतों की रचना के लिए जो विषय होते हैं वे कल्पना पर कम और प्रतिदिन के जीवन से जुड़े होते हैं, और यही कारण है कि वे सीधे हमारे हृदय की गहराई में उतर जाते हैं। इन लोक गीतों के भी अपने राग हैं, जैसे पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि लोकगीत गायन का रूप है, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से है, और इनका आकर्षण ऐसा है कि भीड़ खींची चली आती है। लेखक लिखते हैं कि इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। बच्चों, ये जनजीवन की आम बोली में रचे जाते हैं और जिसके कारण ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। आकर्षक राग में गाए जाने के कारण प्रसन्नता और आनंद देते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। बच्चों, विदेशिया भी लोकगीत का एक प्रकार है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। बच्चों, यानी जब प्रेमी दूर चला जाता है तब उसके वियोग की, उसके दूर जाने पर मन की भावनात्मक दशा इन विदेशीय गीतों के माध्यम से गाई जाती है। लेखक आगे कहते हैं, जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। बच्चों, वन के इलाकों में रहने वाली जातियों के भी अपने गीत हैं, जो कि समूह में गाए जाते हैं, और इनके गायन के तरीके का नाम है बिरहा। इसका अंतिम शब्द प्राय बहुत खींचकर गाया जाता है। इसमें पुरुष एक तरफ और स्त्रियां दूसरी तरफ हो जाती हैं तथा एक दूसरे के जवाब के रूप में समूह में गाते हैं। इनके गायन से वातावरण गूंज उठता है। बीते कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गायन में कमी आई है। बच्चों, लेखक ने आगे लिखा है कि एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा ऊदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया।
पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। बच्चों, आला बहुत लोकप्रिय लोकगीत है। ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। माना जाता है कि चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक ने इनकी रचना की। उन्होंने आला ऊदल नामक दो भाइयों की युद्ध में दिखाई गई वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। उन्होंने जिन छंदों का और विषय का प्रयोग किया था उसे बाद में दूसरे ग्रामीण कवियों ने, देहाती कवियों ने भी अपनाया और जनसाधारण की बोली में अपने गीत रचे। ये गीत आज भी बहुत प्रेम से हमारे गांवों में गाए जाते हैं। इन गीतों को गाने वाले ढोलक लिए गांव गांव गाते फिरते हैं। नट रस्सियों पर करतब दिखाते हुए जो गीत गाते हैं उनका संबंध भी इसी प्रकार के लोक गीतों से है। अधिकतर यह गद्य में लिखा काव्यात्मक रूप है और इनके अपने बोल हैं। बच्चों, लेखक लिखते हैं कि अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। बच्चों, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के अवसर के, मटकोड़ के, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग हैं। मटकोड़ गीत वे हैं जिनमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पूर्व धरती से प्रार्थना की जाती है कि वह स्वस्थ जीवन और मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करे, धन धान्य से पूर्ण करे। ज्योनार गीत वे हैं जो विवाह आदि के अवसर पर अतिथि द्वारा भोजन किए जाने के समय पर गाए जाते हैं। इन अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गीत गायन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लेखक ने बताया कि महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का उल्लेख किया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। बच्चों, सोहरा घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। बाणी और सेहरा विवाह के विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। सेहरा वर के माथे पर मोर बांधते समय गाया जाता है। लेखक ने आगे लिखा है कि एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं, समूह में गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। जब बहुत सारी स्त्रियां एक साथ मिलकर के गाती हैं, उनके गाने में आपस में मेल नहीं होता है, फिर भी वह त्योहारों और शुभ अवसरों पर बहुत अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं
जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर, प्रसन्नचित होकर, दल बांधकर यानी समूह बनाकर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। बच्चों, विद्यापति ठाकुर ये पूरा नाम है। आप मैथिल भाषा के लोक गीतकार हैं। जिस प्रकार से विद्यापति जी ने लोक गीतों की रचना की और उनके लिखे गीत लोक जीवन में प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भाषाओं में भी लोक गीतों की रचना करने वाले लोग हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भाषाओं में भी लोक गीतों की रचना करने वाले लोग हुए हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। पुट यानी मिश्रण होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तु तो ये नाच ही है। सब प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। बच्चों, गांव के जीवन की अपनी खुशहाली और ताजगी होती है। यह जीवन सभी का ध्यान आकर्षित करता है और इसी उल्लासमय उन्मुक्त जीवन को ही ये अनगिनत लोकगीत व्यक्त करते हैं। बच्चों, हम आज पढ़ रहे थे पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ लोकगीत। आपने इस प्रथम भाग में पाठ की विषय वस्तु को अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। नमस्कार।